फ्रेंड, आज हम कुछ टॉपिक प्रदूषण से पढ़ेंगे। तो दो चीज़ें इसमें ध्यान देंगे। एक तो आप इसका जीआईसी मेंस में यूज कर सकते हैं। आप लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे लिखने में आपको काम दे सकता है, निबंध लिखने में, जो भी जिस सभी सब्जेक्ट के आप पढ़ना। दूसरी चीज़, आप यूपी टेट का जो पेपर देंगे उसमें पर्यावरण और प्रदूषण से रिलेटेड जो टॉपिक है वो क्लियर हो सकता है। और आरओ से भी जो भी आप देना चाहते हैं तो वो भी आपको इससे क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जीआईसी मेंस में इसके बहुत सारे ऑप्शन आप डाल सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रदूषण। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो प्रदूषण को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कैसे फॉर्मेट रहेगा इसके बारे में हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा इसमें, क्योंकि लंबा वीडियो रहेगा, पूरे एक वीडियो में इसको कवर भी करना है। तो दो चीज़ें यहाँ देखिएगा। सबसे पहले मैं ये प्रदूषण का पूरा ये डाटा बता देता हूँ आपको। देखिए, प्रदूषण के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। प्रदूषण के प्रकार पहले भौतिक गुणों के आधार पर हो सकता है। एक तो गैसीय प्रदूषण होता है, जैसे मान लिया हम कहीं आग जलाते हैं तो धूल प्रदूषण, जैसे गाड़ियाँ बहुत सारे ट्रेवलिंग करती हैं तो धूल के कण जो निकलते हैं वो। ताप प्रदूषण भी होता है, टेम्परेचर को से। ध्वनि प्रदूषण भी होता है, हम जैसे बाइक बिना मतलब के बजाते हैं। रेडियो सक्रिय प्रदूषण भी होता है, जिससे हम बिजली भी पैदा करते हैं तो रेडियो एक्टिव तरंगें निकलती हैं, तो उसकी वजह से भी प्रदूषण होता है। दूसरा इसमें पॉइंट हमारा दे सकते हैं कि उत्पत्ति के अनुसार इसमें था प्राकृतिक, मतलब ज्वालामुखी का फटना, भूकंप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, मानव द्वारा की औद्योगिक क्षेत्र, कृषि में मतलब तरह तरह के खाद्य यूज करना, उस तरह का हो सकता है। पर्यावरण के भाग के आधार पे, तो पर्यावरण का वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है और भूमि प्रदूषण है। वायु प्रदूषण में अभी एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। प्राकृतिक प्रदूषण में जैसे घर का कूड़ा, पशुओं का मल, ये सब चीज़ें हम आपस में करते हैं, तो ये पूरा प्रदूषण के प्रकार है जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तो पूरी समरी हो गई जिसको आप प्रदूषण आप समझने की कोशिश करेंगे। अब जो एग्जामिनेशन में आता है उसको हम बताने की कोशिश करें। जैसे हमारा पहला है, ध्यान से देखिएगा, पहला यहाँ टॉपिक है पैन। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज़ समझिएगा, जो पैन का पूरा नाम है वो चीज़ें देखिएगा। पैन का पूरा नाम है, मैं इसका पूरा बता देता हूँ। यहाँ देखिए कि पैन का जो पूरा नाम है हमारा वो क्या है, पैरा ऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। ये डायरेक्ट पूछता है पैन का डिफिनीशन क्या है, तो ये चीज़ें समझिएगा। पैन का ये है, मैं पैन के बारे में बता रहा हूँ, तो ये पूछता है कि पैन क्या है, तो ये एक पैराक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट है, ये भी एक प्रदूषण है। एक क्लोरोप्लास्ट को क्षति पहुंचाता है, ये चीज़ समझिएगा। ये कई बार पूछा गया है आपको टेट में, किसी भी एग्जामिनेशन में। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधों के विकास में कमी करता है। मतलब ये जहाँ पे भी रहता है तो पौधों को ग्रोथ होने नहीं देता। ये चीज़ें ध्यान देंगे, कई बार पूछा गया है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन के यातायात प्रणाली के अवरोधक होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते ही हैं, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन के यातायात होता है उसको ये करने नहीं देता है। और एंजाइम प्रणाली पर भी दुष्ट प्रभाव करता है, जो हमारे शरीर के अंदर होता है उसके लिए भी इफेक्टेड होता है। ये पैन के बारे में बताया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा जो पूछा जाता है, लेड मतलब शीशा होता है। ये कैसे उत्पन्न होता है, तो आप जानते हैं शहरों में जो लाइफ है हमारी वो काफ़ी टिपिकल हो जा गई है, तो जिसके क्या कहा जाते हैं कि 10 साल एज आपका कम हो गया। कैसे, ये चीज़ समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। जानते हैं वाहनों में पेट्रोल के दहन से उत्पन्न होता है लेड, मतलब जो शीशा हमारा है, जो भी पेट्रोल वाली गाड़ियाँ चलती हैं तो उससे क्या होता है, वायु प्रदूषक होता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर जाता है तो बहुत सारी चीज़ें नुकसान पहुंचाती है। ये इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये याद रखिएगा। नॉकिंग एक कोई टेक्निकल वर्ड है, इंजन के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। अब ये लेड रेज, अब इसका इफेक्ट क्या होता है आप देखेंगे, यहाँ बहुत बड़ा चीज़ है। ये लेड किसके लिए इफेक्टेड है, ये कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। तो ये बच्चों के दिमाग के विकास में बाधक होता है। तो आप देखते होंगे आज के डेट में भी अगर स्पेक्ट्रम में बात करें तो रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में फ़र्क है।
यहाँ रूरल एरिया में जितने तेजी से बच्चों का दिमाग विकास होता है, अर्बन एरिया में नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा रोल है। वयस्कों में हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियां का जनक है। तो आप देखते होंगे कि जितना हार्ट अटैक आता है, जितना सब चीज़ें होती है, शहरों वाल के व्यक्तियों में ज़्यादातर आती है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि शहर में रहने से बेहतर है कि आप गांव की तरफ मूव करिए। लेकिन हम आज के डेट में डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, शहरों की तरफ भागते रहते हैं। तो ये चीज़ें आप समझिए कि लेट का हमारा कहाँ हुआ, जितनी गाड़ियां इंजन पेट्रोल चलती हैं तो उससे हमारी हो। ये कई बार पूछा गया है कि इसका फ़र्क कहाँ पड़ता है, ये किस पे असर करता है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ दो चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अंग्रेजी का नाम है यहाँ पे स्मोक, मतलब स्मोक प्लस फैग है। ये वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। ये कैसे कैसे निकलता है, वायु प्रदूषण होता है गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले धुआं से उपस्थित। इसमें कौन कौन सा होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये निकलती हैं। फिर ये क्या होती है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होती हैं और हाइड्रोकार्बन के साथ ये अपक्रिया करती हैं। यह द्वितीय प्रदूषक का जन्म होता है। यही चीज़ अब देखिए यहाँ पे प्रदूषण, अभी मैंने बताया था ना पैन, तो पैन पूछा जाता है किससे रिलेटेड प्रदूषण है, तो वायु प्रदूषण से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। ओजोन, फॉर्मोल्डिहाइड और पैन पेरोक्सी एक्सट्रियल नाइट्रेट अभी बताया था। इन्हीं से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का निर्माण होता है। जैसे ठंड के मौसम में आप देखते होंगे कि दिखाई नहीं देता होगा, तो विशेष रूप से ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में ये डेवलप होते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने बताया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे फ्लाई ऐश कई बार पूछा गया है, फ्लाई ऐश के बारे में कई बार पूछा गया है। अब देखिए फ्लाई ऐश क्या होता है कि दो चीज़ें होती है। फ्लाई ऐश ये हमारा क्या होता है, कोयले से जली भट्टी होती है उसमें से निकलती है। इसके कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ निगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव क्या होता है, जैसे देखिए फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटें वजन में हल्की होती है और सीमेंट की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है। तो आज के डेट में लगभग इसी का यूज किया जा रहा है, कोई भी जो बिल्डिंग अच्छे से बनाया जा रहा है। भूमि के भराव और खानों में भराव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। खेतों में छिड़काव से मृदा में जल ग्रहण की क्षमता बढ़ोतरी होती है, कई बार पूछा गया। फ्लाई ऐश की भूमिका क्या नहीं है, तो ये पूछा गया खेतों में छिड़काव से मृदा में जल ग्रहण की क्षमता वृद्धि होती है, ये कई ऑप्शन पूछा गया, जिससे फसलों का पैदावार होता है, अधिक होता है। ये चीज़ें ध्यान रखिए, फ्लाई ऐश का सबसे बड़ा महत्व है। क्लियर है, ये 3 पॉइंट पॉजिटिव है। नीचे अब इसका निगेटिव बता रहा हूँ। ये फ्लाई ऐश से श्वसन तंत्र का रोग होता है, मतलब सांस से रिलेटेड समस्याएं होती हैं। दूसरा जो हमारा क्या है हानि, इसके सबसे बड़ी चीज़ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको नोट भी बनाना चाहिए जो भी मैं बता रहा हूँ। ये वायु की गुणवत्ता में भी कमी आती है। और तीसरी चीज़ यहाँ जो सबसे बड़ी कमी है, पौधों की पत्तियों पे जमा होकर ये प्रकाश संश्लेषण में बाधा होती है। मतलब जो भी एक्टिविटी होती है पौधों का, वो नहीं हो पाता है फ्लाई ऐश की वजह से। तो फ्लाई ऐश के कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ निगेटिव है। तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आज के डेट में डिमांडिंग है, तो जो लेटेस्ट न्यूज़ में होता है उसको आने की चांसेस ज़्यादा है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो ये एक तो पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, रंगहीन तथा अति विषैली गैस प्राथमिक वायु प्रदूषक होता है। दूसरा, वायुमंडल में अल्पकाल के लिए विद्यमान है, ये कार्बन CO2 का ऑक्सीकरण है। ये देखिएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोत से है, 10% क्या है, जो हम आग उग जलाते हैं जो धुआं निकलता है उससे होता है। इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है, ये कई बार पूछा गया है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ये चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका। ये चीज़ें देखेंगे, रक्त में उपस्थित होमोग्लोबिन से जुड़ाव और कार्बोक्सी होमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसमें ऑक्सीजन में रक्त में ऑक्सीजन वहन क्षमता की कमी हो जाती है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रक्त में ऑक्सीजन जो वहन क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, इसीलिए लोग शहरों में रहना पसंद नहीं करते। ये चीज़ें ध्यान दीजिए। बढ़ते हैं अब आगे।
मैंने बताया था फ्लाई ऐश के बारे में, तो ये कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। इसमें कौन कौन से यूज किया जाता है फ्लाई ऐश में? पहला आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से यूज किया जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है देखते जाइए। ईंटों के उत्पादन में, कंक्रीट के उत्पादन में, पोलैंड सीमेंट के स्थानांतरण के रूप में। इसका दुष्ट प्रभाव अभी मैंने बताया था कि श्वसन संबंधी रोग होगा। पौधों की पत्तियों पर जमा होकर एक प्रकाश संश्लेषण में बाधा होती है। ये फ्लाई ऐश का सबसे बड़ा डिमेरिट है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए रेडान गैस। रेडान गैस में क्या है कि इंडोर वायु प्रदूषण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। ये रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। ये कई बार पूछा है कि रेडान गैस है, एक अक्रिय गैस है। रेडियम से उत्सर्जन है। इसका दुष्ट प्रभाव क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फेफड़े का कैंसर और रक्त कैंसर प्राकृतिक रूप से मृदा में उत्सर्जन होता है, मृदा से उत्सर्जन होता है। ये दो चीज़ें इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है। कई बार पूछा गया कि रेडान गैसेस से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो फेफड़े का कैंसर हो सकता है और रक्त का कैंसर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ पॉइंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट से पूछे जाते हैं। एशियाई भूरे बादल में एरोसॉल्स की मात्रा कितनी होती है? 85% होती है। तो ये कई बार पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषक उत्पन्न करने वाली गैस कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया था, इस बार पीसीएस में भी पूछा गया था। वायु प्रदूषण के जैविक सूचकांक का कार्य करता है लाइकेन करता है। ये ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं। ऐसे प्रदूषक तो सूक्ष्म जीवों जीवाणुवाद के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों को विघटित करता है, उसे क्या कहते हैं? जैव विघटित प्रदूषक कहते हैं। अब ये कई बार पूछा गया, जो लोग सिगरेट पीते हैं वो ध्यान से सुने। सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले प्रमुख प्रदूषक है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, ये आपके लिए नुकसानदायक होता है। जो लोग पीते हैं प्लीज़ वो छोड़ दें, अच्छी चीज़ें नहीं है, ये खराब चीज़ें हैं। फिर हाइड्रोजन साइनाइड होता है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, बेंजीन होता है। तो कई बार पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। सिगरेट के धुएं में क्या क्या प्रदूषक पाए जाते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजीन पाया जाता है, जो बहुत ही घातक सिद्ध होता है। तो इसलिए आप लोग को सिगरेट नहीं पीना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हेलसिंकी प्रोटोकॉल, ये ध्यान रखिएगा, के अंतर्गत सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया गया। ये पूछा गया हेलसिंकी प्रोटोकॉल किसके लिए था? तो आप क्या बताओगे? सल्फर के लिए था। मथुरा की तेल शोधनशाला में उत्सर्जित एसओटी उत्पन्न अम्ल वर्षा ताजमहल के सौंदर्य की क्षति पहुंचा रही। एसओटी क्या है? एक अम्ल वर्षा है। एनओटी भी अम्ल वर्षा है, कई बार पूछा गया। जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों में उत्सर्जन SO2 अभी जो बता रहा था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण नॉर्वे तथा स्वीडन में अधिक अम्ल वर्षा होती है। ये पूछा है कौन से दो कंट्री में की वजह से नॉर्वे और स्वीडन में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की वजह से। और एक और चीज़ देखिएगा, अम्ल वर्षा को झील कातिल भी कहा जाता है। अम्ल वर्षा का सूचना केंद्र की स्थापना इंग्लैंड के मैनचेस्टर में की गई है। मैनचेस्टर आप जानते हैं क्रिकेट के लिए भी बहुत फेमस है, तो जो लोग क्रिकेट देखते होंगे, ये कहाँ पे है? यूके में। अच्छा, लिखा तो है इंग्लैंड में। तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि जल में जैविक अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि की घटना कहलाती है सुपोषण। ये पूछा गया था पिछले साल। जल में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सुपोषण। अब गंगा नदी में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है कानपुर और इलाहाबाद के मध्य। ये कई बार पूछा है, ये यूपी का है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आप जानते हैं जो जमीन से निकलता है पानी, तो उसमें एक तत्व पाया जाता है, वो बहुत हानिकारक होता है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? आर्सेनिक। ये कई बार पूछा है।
क्या पूछा है? आर्सेनिक। तो ये आप नोट्स बनाते रहना। आर्सेनिक को बेहतर अवशोषक माना जाता है धान का पौधा। धान लगाते हैं तो पानी ज़्यादा तक आर्सेनिक को सोख लेते हैं। तो आप देखते हैं धान जहाँ पैदा होता है वहाँ एक नलकूप होता है, तो जब भी आप पानी पीजिए गाँव में तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, मीठा लगता है, पीने का आनंद गाँव का अलग इन्वायरमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए कि जीवाश्म ईंधन का दहन, नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन क्या हो सकता है? भारी कण है, वर्षा के साथ शहर पे प्रभाव होता है। कौन कौन से नाइट्रोजन से प्रभाव होता है? एक तो ऐतिहासिक जो भी भवनें हैं, पत्थरों हैं जो बनी है, मैंने बताया था ताजमहल, उसको नुकसान करता है। मनुष्य के नेत्र और गला संबंधी रोग को पे ही इफेक्टेड करता है। आर्थिक रूप से तो हानि पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। हल्के कण क्या होते हैं? वायु जलपास में घुलकर स्रोत के रूप में अम्ल वर्षा, जैसे अम्ल वर्षा होती है, इसीलिए कहा जाता है आज के डेट में शहरों में बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों? पौधों की पत्तियों में क्षति पहुंचाती है। शोषण और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा करता है। मृदा के पोषक तत्वों में अलगाव करता है। एल्युमिनियम यौगिकीकृत होकर वृक्षों की क्षति पहुंचाता है। वर्षा द्वारा एल्युमिनियम के झीलों तालाबों में प्रवेश करता है। मेढक और मछलियां अम्लीय जल से अंडे देने में असमर्थ हो जाती है। तो हर तरह से नुकसान है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। तो ये आप जब भी प्रदूषण आप लिखें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के टॉपिक का जरूर उसमें जिक्र करें कि अम्ल वर्षा की वजह से क्या क्या फर्क पड़ता है। तो जल प्रदूषण में ये लिखेंगे, अगर जैसे ही ग्राफ बना के लिखेंगे तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और उसके अच्छे नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा है। और याद करने के भी तरीके आपको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ अम्ल वर्षे की अगर बात करें तो यहाँ मैंने अभी बताया था, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे अभी ऊपर वाला मैंने बता दिया था, यहाँ पे जानवर जितने जली होते हैं उनके लिए दिक्कत होती है, ठीक है। पीने का पानी भी हमारा दूषित हो जाता है। तो ये सब चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं, अम्ल वर्षा का मतलब क्या फ़र्क पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो परीक्षा की दृष्टि से कई बार इंपॉर्टेंट पूछा गया, नॉगली संलक्षण, पैरों का मुड़ना, ये फ्लोराइड प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होता है। ये कई बार पूछा है, ये याद रखिए। दूसरा, जैव शौचालय प्रणाली में आवासीय जीवाणु को अवशिष्ट पदार्थों में विखंडन कर उसे पानी और गैस मीथेन में परिवर्तित किया जाए। पानी और गैस में परिवर्तित फ्लोराइड तत्व अत्यधिक सांद्रण फ्लोरोसिस नाम का रोग का कारण बनता है। ये 3 चीज़ें कई बार पूछा गया, तो ये राइट डाउन करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अम्ल का जमाव का मतलब क्या होता है? वर्षा और कोहरा होता है, आंध्र जमाव होता है, आंध्र मौसम होता है, सूक्ष्म मौसम होता है, सूक्ष्म जमाव होता है। सिंपल सी। यहाँ जो बेसिकली पूछने वाला चीज, आर्सेनिक से उत्पन्न वाली बीमारियाँ कौन कौन सा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आर्सेनिक से उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ, यहाँ देखिए आर्सेनिक ब्लैक फुट्स होता है, डायरिया होता है, त्वचा कैंसर होता है, फेफड़े कैंसर होता है, और यहाँ देखिए हाइपर केटाटोरिस भी होता है। ये सारे चीज़ें आर्सेनिक से बीमारियाँ होती हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। आर्सेनिक से बीमारियाँ कौन कौन सी होती है ये आप याद कर सकते हैं, इसको नोट्स बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये कई बार पूछा गया। तो एक तरह से मुख्य जो इकाई है जल प्रदूषण का मापन होता है, इस जल संरक्षण का सूचक, ये अवधारणा, ये तो ये चीज़ें नहीं पूछा जाता, बेसिकली ये चीज़ें पूछा जाता है, तो मैं इसलिए बताना चाह। इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 जनेवा में हुई थी। इसका पूरा नाम है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन IMO। ये कई बार पूछा गया, ये ध्यान रखिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में है, ठीक है। इसकी स्थापना के समय नाम इसका था अंतर सरकारी समुद्री सलाहक संगठन। सॉरी, हिंदी है थोड़ा कम आती है। मुख्यालय इसका इस समय लंदन में। विशेष एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है। ये चीज़ें बेसिकली यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको नोट करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ तो देखिए, यहाँ ध्वनि प्रदूषण होता है। किसी वस्तु से उत्पन्न आवाज़ को क्या ध्वनि प्रदूषण, अधिक तीव्रता वाली ध्वनि के नाम से जाना जाता है। तेज ध्वनि के वातावरण इसके विपरीत प्रभाव अनुमान लगाया जा सकता है। इसको ध्वनि, इसका मापन कई बार पूछा जा सकता है, किससे नापा जाता है? डेसिबल से। ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ चार्ट मैं कई बता रखा हूँ, ये चार्ट कई बार पूछा गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ।
जो धीरे धीरे कान में बात करते हैं तो वो कितने डेसिबल का होता है? 30 डेसिबल का होता है। जो पेड़ की पत्तियां हिलते हैं वो कितने का होता है? 20 डेसिबल का होता है। जो रॉकेट हम छोड़ते हैं वो कितने होता है? 180 डेसिबल। कई बार डायरेक्ट यही पूछ देता है। जो हमारा जेट प्लेन का उतरना होता है वो कितना होता है? 150 का होता है। और आगे देखते हैं, देखिएगा। और आगे जो कमरे का शांत कार्यालय की ध्वनि होती है वो 40 होती है। सामान्य बातचीत जैसे मैं कर रहा हूँ तो ये आपको 60 डेसिबल की होती है। ट्रक का आवाज़ 85 होती है। जेट इंजन का आवाज़ 120। ये डायरेक्ट पूछा जाता है। इसमें फुसफुसाहट वाला कई बार पूछा है। अब पत्ती वाला, तो पत्ती वाला याद रखिए, पत्तियों का झरझर जो आवाज़ आती है उसमें वो 20 डेसिबल का होता है। ये कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे मृदा प्रदूषण के बारे में मैं समझाना चाह रहा था। मृदा प्रदूषण में देखिए समुद्री प्रभाव में विषैले प्रभाव, फास्फोरस नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि, यहाँ शैवाल तीव्र वृद्धि, दुष्ट प्रभाव, मछलियाँ अन्य जानवर भी मर जाते हैं, सूर्य के प्रकाश के अवरोधक होते हैं, समुद्री उपयोग में घास नष्ट हो जाते हैं, समुद्री प्रतंत्र पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, खाद जो भी डालने होते हैं तो उससे रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मृदा का प्रभाव, यहाँ पूरा चार्ट दे रखा है तो आप ऐसे चार्ट बना के आप लिख सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो आपके अच्छा नंबर मिल सकता है। जैसे मृदा अपवर्तन, बाढ़ और सूखा होता है। पादपों के अंदर प्रदूषण का प्रवेश का श्रीलंका द्वारा श्रीलंका द्वारा, ये मतलब चीज़ें देख सकते हैं कब कब मृदा प्रदूषण हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कई बार पूछा गया प्लास्टिक प्रदूषण, ये कई बार पूछा गया, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे लिखा है पॉलीथीन एसिटिलीन पॉलीमर एक बहुलक होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक एक थैला थर्मोप्लास्टिक है जिससे प्राप्त किया जाता है एसिटिलीन के बहुलीकरण से, ये कई बार पूछा गया, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा बहुलीकरण से। प्लास्टिक, लोहा, सीसा अक्षयकारी प्रदूषण है जो श्रेणी में आते हैं, ये कई बार पूछा गया। ये और ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट अंडरलाइन करके आप कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये कई बार पूछा गया कि भोपाल गैस दुर्घटना जो 3 दिसंबर 1984 का हुआ था, ये था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव के कारण। ये क्या होता है? ये कार्बोनेट कीटाणुनाशक में उत्पादन में यूज किया जाता है। यूक्रेन तत्कालीन सोवियत संस्कृति था। चोरबिल स्थिति परमाणु केंद्र में नाभिक की दुर्घटना की स्थिति ये थी, ये नहीं पूछेगा। नाभिक की ऊर्जा का उपयोग ऊष्मीय प्रदूषण का कारक होता है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव अगर तत्व है तो उसमें क्या क्या? उत्तकों के अंग के क्षति पहुंचाकर उससे कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न होती है। एनीमिया और रक्तस्राव आदि के मृत्यु के कारण होती हैं। ये रेडियो एक्टिव प्रदूषण के प्रभाव है। अनुमानसिक भी हो सकता है, विकलांग है तो विकलांग भी हो सकता है। गुणों के आधार पर व्यापक प्रभाव होता है। ड्रोसोफिला पर अध्ययन पे स्पष्ट हुआ है कि इससे उत्परिवर्त दर में वृद्धि भी होती है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जीवाणु आधारित जैव उपचार, ये पूछा आयल जयपुर में, तो ये रिसर्च देख सकते हैं, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कई बार पूछा है कि पारा जो है हमारा वो क्या होता है? मिनी माटा से। कैडियम का जो रोग होता है वो कौन सा? इटाई। नाइट्रेट आयन का ब्लूबेरी सिंड्रोम। फ्लोराइड आयन का फ्लूरोसिस, दांत जैसी बीमारियां ये होती हैं, कई बार पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। कैडियम का दे रखा है, कैडियम से क्या क्या होते हैं? रक्त दाब बढ़ाकर हृदय संबंधी अधिकांश रोगों का मूल कारण है कैडियम की वजह से। श्वसन विष की तरह कार्य करता है ये भी। और दूसरा से पेयजल में अधिकता होता है, इटाई रोग होती है। हड्डियों का दर्द भी इसी से शुरू होता है। तो नॉर्मली देखते होंगे जो लोग ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं तो हड्डियों जैसे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। आगे बढ़ते हैं। पारा का अन्य नाम मरकरी कहा जाता है। ये क्या है? जल, पारा युक्त जल का सेवन मिनीमाता रोग का कारण होता है। रूपांतरण, अपशिष्ट जल में उपस्थिति पारा का मिश्रण, सूक्ष्म जल की क्रियाएं। मिथाइल पारा हो जाता है, एक विषैला पदार्थ हो जाता है। मिथाइल पारा का मतलब दुष्प्रभाव, बहरापन हो जाता है, आंखों में धुंधलापन, मानसिक अंशों पागल भी हो सकता है, ओठ, जीभ और कई अंगों में शून्यता होता है, मतलब विकलांगता भी हो सकती है, पैरालिसिस भी हो जाती है इससे। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अल्फा टॉक्सिन
ये क्या होता है? ये कैंसर के जनक पदार्थ है, यकृत कैंसर का कारक है, एक कम आणविक भार वाला यौगिक है। ये कई बार पूछा गया इससे कौन सी बीमारी होती है, तो कैंसर होता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है पॉप्स यहाँ लिखा है, तो इसका नाम प्रेसिडेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूट। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण, जैसे हवा, पानी, भूमि और भोजन के माध्यम से होता है। तो ये 2 पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव और पशु ऊतकों में संचित होने वाली क्षमता के से रिलेटेड है पॉप्स के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिएगा कि वायु प्रदूषण और संभावित, ये लिखा है, ये कई बार पूछा गया। सीसा किसे? केंद्रीय तंत्रिका एवं मस्तिष्क के लिए, पारा उदर के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धमनियों के लिए, एस्बेस्टस धूल क्या? फेफड़ा के लिए। कई बार पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड हृदय की गति के लिए, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैंसर के लिए, धूल कण श्वसन संबंधी है। सीसा ये कई बार पूछा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मानव मस्तिष्क का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? इतना होता है 2.5 में। अभी जो कोरोना आया था इससे भी छोटा था, इसीलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा था। सरसों के बीज में अपसर्मिक रूप से असामान्य प्रयोग किया जाता है और जीमोन के बीज का किया जाता है। ये देखिएगा, ये लिखा, एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण के ज़्यादा देर रहने पे क्या होता है? एस्बेस्टोसिस नाम का रोग हो जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा है। कूड़ा कचरा से जलने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टीनरेटर्स। ऊष्मीय संयंत्रों में कोयला के दहन के परिणाम स्वरूप कौन कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब CO2 कभी कभी ऐसे दे देता है, NO2 और SO2, ये सारे उत्सर्जन होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पहला कब मना था? 22 मार्च 1993 को। UN वाटर नाम का कार्यक्रम कब चलाया गया था? 2003 में। आप जानते तरुण भारत संघ का नाम का एक गैर सरकारी संगठन है जिसके चेयरमैन क्या है? राजेंद्र सिंह लोकप्रिय। जो ये राजेंद्र सिंह यही है जो युधिष्ठिर बने थे महाभारत में, इस समय ये चेयरमैन है। तो ये पूछा जा सकता है। इसकी नोट देखिए, 1992 रियो डी जेनरी, ये कहाँ पे? ब्राजील में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के विकास सम्मेलन में बैठक में स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ये याद रखिएगा, 1952 में विश्व जल दिवस की घोषणा की गई थी। रियो डी जेनरी, ब्राजील भी इसको ऑप्शन में कह सकता है क्योंकि ये ब्राजील में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीज़ ये देख लीजिएगा, क्लोरामीन एंड क्लोरीन ऑक्साइड प्रयुक्त। ये क्या होता है? जल में जो भी कीटाणु होते हैं उसको मारने के लिए। पेयजल में जीवाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है क्लोरीन गैस एंड ब्लीचिंग पाउडर। ये कई बार पूछा गया। तो ये अगर सारे प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इससे बाहर नहीं आएंगे, तो ये सारे आप कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।